नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने मुगल कालीन साहित्य के बारे में जाना था कि भाई मुगल काल में कौन कौन से बादशाहों के समय में जो कि साहित्य से संबंधित हैं, कौन कौन से ग्रंथ या पुस्तकों का रचना यानी निर्माण हुआ था, कौन कौन से विद्वान थे जिनके द्वारा यह था। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट में पूछे भी जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। उनके बारे में हम भाई क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं वो तो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से कराएंगे क्वेश्चनों के आधार पर। इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। अभी जो हम बातें कर रहे हैं वो साहित्य से संबंधित बातें कर रहे हैं। इनसे पिछली वीडियो जितनी भी हमारी बनी है मुगल कालीन साहित्य से ऑलरेडी 2 से 3 वीडियो हम बना चुके हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन इनसे आते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अब जो हम जानेंगे मुगल कालीन, जब मुगल बादशाहों का शासन था तो उनके साथ में यानी मुगलों की राजभाषा फारसी थी, तो फारसी का तो उन्होंने विस्तार किया और अनुवाद भी किया, ठीक है। लेकिन उनके समय के साथ यानी उनके शासन के साथ साथ में और भी भाषाओं का विकास हुआ, यानी और भी साहित्य का विकास हुआ, ठीक है। वो साहित्य कौन कौन से, जैसे मुगलों ने तो फारसी, ठीक है ना। उसके बाद में संस्कृत, कि संस्कृत का भाई विकास किस प्रकार से हुआ, संस्कृत का अनुवाद कौन कौन से ग्रंथों में हुआ। उसके बाद हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य के बाद में उर्दू साहित्य भी है, उर्दू साहित्य के बाद बंगाली साहित्य है। यानी ये वो साहित्य हैं जो कि मुगलों के समय में इन साहित्यों का भी विकास हुआ था और इनका अनुवाद और कुछ ग्रंथ हैं जो इनके समय में लिखी गई थी। क्यों? क्योंकि शासन तो मुगलों का था, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं मुगलों के फारसी साहित्य के साथ साथ यानी जो कि हमारा साहित्य था, ठीक है ना, उनके साथ साथ ये भी इसका भी यानी विकास हो रहा था। कौन कौन से साहित्य, जैसे अब हिंदी साहित्य की बात करते हैं, शासन किसका था, मुगलों का, ठीक है ना। तो इससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं, आप उन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर जाकर देख लेना। मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है भाई, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो ये क्या है, मुगल कालीन साहित्य का टॉपिक 4 है शायद ये, ठीक है, देख लेना आप एक बार। अब हम बात करते हैं मुगल कालीन यानी उन बादशाहों के साथ में हिंदी साहित्य का किस प्रकार से विकास हुआ और इन बादशाहों के समय में यानी मुगल बादशाहों के समय में हिंदी साहित्य से संबंधित कौन कौन से विद्वान थे उस समय, ठीक है। तो कौन सा हिंदी साहित्य शुरू कर देते हैं। तो इसके जो हिंदी साहित्य के जो कवि थे, कौन से कवि थे, मुगल कालीन। अब है मुगल कालीन, हिंदी साहित्य से कौन कौन से संबंधित कवि थे उनके बारे में जानते हैं और उन्होंने कौन कौन सी ग्रंथों की रचना की उनके बारे में जान लेते हैं। तो कवि कौन कौन से थे उस समय, मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, अब्दुल रहीम खाने खाना और बीरबल। ये वो कवि हैं जो किसके काल से संबंधित हैं, अकबर के काल से। अब यहां पर देखो, मलिक मोहम्मद जायसी ने सभी को मालूम है पद्मावत की रचना करी, ठीक है, सभी को मालूम है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की अकबर के काल में ही करी थी। अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा, बाबरनामा क्या है भाई, बाबर ने लिखी थी खुद अपनी आत्मकथा जिसका नाम था तुजुके बाबरी, उसका ही तो अनुवाद किया था फारसी में। तो उसका अनुवाद किसने किया था, अब्दुल रहीम खाने खाना ने। किस नाम से, बाबरनामा के नाम से। बीरबल अकबर कालीन कवि है और इसको अकबर ने क्या एक पदवी भी दी थी, इसे क्या, कवि प्रिय की उपाधि भी दी थी। देखो ये क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपरों में, साहित्य से क्वेश्चन तो हर बार की पेपरों में आते ही आते हैं। तो इसको कौन सी, बीरबल को क्या उपाधि दी थी अकबर ने, कवि प्रिय की। एक कवि और थे अकबर के समय में, उसको भी अकबर ने उपाधि दी थी। भाई हम पॉइंट टू पॉइंट जानने की कोशिश करेंगे साहित्य से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। अब ये अकबर कालीन ही जानकारी हम दे रहे हैं,
नरहरि चक्रवर्ती। क्या नाम है? नरहरि चक्रवर्ती है। इसको अकबर ने क्या, कौन सी उपाधि दी थी? महापात्र की उपाधि अकबर ने दी थी। और इसी के शासन काल के दौरान तुलसीदास ने किस चीज की रचना करी थी? रामचरितमानस की। रामचरितमानस की। अब इस रामचरितमानस को एक अंग्रेजी विद्वान है, कौन, उनके बारे में जान लेते हैं। उसका नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन, ये कौन है? ये विद्वान क्या कहता है रामचरितमानस के बारे में कि भाई रामचरितमानस जो है वो हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों का एकमात्र बाइबल है। क्या है? एकमात्र बाइबल है। ये जानकारी देता है, कौन देता है? जॉर्ज ग्रियर्सन। आपको मालूम चल गई। तो ये जो घटना है कब की है? अकबर कालीन, याद रखना। बात करें जहांगीर के शासन के दौरान की, तो जहांगीर के शासनकाल में कौन सा कवि आ गया? कौन सा विद्वान था? सूरदास। कौन था? सूरदास। और सूरदास जी भैया क्या थे? ये अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ, क्या, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। किसके? अष्टछाप, ठीक है ना। अब जहांगीर के समय में सूरदास ने किस चीज की रचना की थी? सूरसागर की। है किसकी? सूरसागर की रचना की थी। अब जहांगीर के समय में एक और कवि था। अभी हम साहित्य से संबंधित जानकारी जुटा रहे हैं भाई। ये उनके समय के कवि हैं और जो इनकी रचना है वो साहित्य है। क्यों? जो इनके ग्रंथ हैं, पुस्तकें जहां पर पढ़ी जाते हैं वो साहित्य से ही संबंधित होती हैं। तो जहांगीर के समय में एक कवि था जो कि जहांगीर का कृपा पात्र था। कृपा पात्र था जहांगीर की, उस पर दया दृष्टि ज्यादा थी, ठीक है ना। तो उसका जो नाम था, हिंदी कवि, क्या याद रखना, किस चीज का कवि था? हिंदी कवि। ना फारसी, ना उर्दू, ना संस्कृत, ठीक है। किस चीज का कवि था? ये पेपरों में पूछा जा सकता है। हिंदी कवि था जिसका नाम था बूटा। बूटा या वृक्षराज, उसका नाम वृक्षराज या बूटा मिलता है, ठीक है। किसके समय में था? जहांगीर के में। इसने किस चीज की? ये क्या था भैया? हिंदी तो कवि था जहांगीर के समय में, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कवि था। अब सर्वश्रेष्ठ की बात करें, सॉरी, वो तो हिंदी कवि हो गया, वृक्षराज या बूटा जहांगीर के समय में। अब जहांगीर के समय में एक कवि और था जो कि सर्वश्रेष्ठ कवि था, ठीक है। कौन था सर्वश्रेष्ठ कवि? केशवदास। यहां पर मेरे विद्यार्थियों थोड़ा समझने की कोशिश करो। एक क्वेश्चन बनता है यहां से कि हिंदी का कवि कौन था, जबकि हिंदी साहित्य से ही संबंधित जानकारी ले रहे हैं। तो हिंदी का जो कवि था वो था बूटा या वृक्षराज, जहांगीर के काल से। और अब इसी कवि की श्रेणी में सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ कवि कौन था? तो सर्वश्रेष्ठ कवि जो था वो केशवदास था, याद रखना। मुगल काल के साथ साथ देखो जयसिंह भी था। मुगल काल के दौरान जयसिंह भी था। तो जयसिंह भी भाई मनसबदार था, राजा था, तो इसके समय में भी कवि था। उसे भी तो जान लीजिए, हो सकता है इसी के बारे में पूछ ले। एग्जाम में पूछ सकते हैं भाई, इतिहास अपने आप में बहुत बड़ा है, कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा जानकारी होनी वो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। हमारे मतलब विद्यार्थियों को, आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है। तो जयसिंह के समय में कौन था? आचार्य बिहारी, याद रखोगे ना कवि। आचार्य बिहारी था जिसको इसने संरक्षण दिया था, किसने? जयसिंह ने। अब बंगाल के साहित्य के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। तो बंगाल के साहित्य के अगर बारे में हम जाने तो बंगाल में उस समय मुगलों के समय के ही दौरान, तो बंगाल में किस चीज का? कृष्णदास। कृष्णदास जो कि कविराज हैं बंगाल के, इन्होंने चैतन्य चरित्रामृत, चैतन्य चरित्रामृत की रचना करी। किसने करी थी? कृष्णदास, कविराज कृष्णदास ने। ये कौन थे? वैष्णव संत थे ना, वैष्णव संत थे चैतन्य, याद रखोगे। उस समय बंगाल में एक बहुत ज्यादा फेमस विद्वान थे, संत थे, जो थे चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु, ठीक है ना। तो ये वैष्णव संत थे, इनकी जीवनी थी। ये क्या थी?
इनकी जीवनी थी और किसने लिखी? कृष्णदास कविराज ने। समझ में आई? और अन्य बंगाली लेखकों की अगर हम बात कर ले, वैसे तो बंगालियों से संबंधित बहुत सारे विद्वान थे बंगाल से मुगलों के शासन के दौरान, ठीक है, वो मैं अपनी अगली वाली वीडियो में उनके बारे में विस्तार से बताऊंगा, लेकिन आपने याद जरूर रखना है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना। तो अन्य देखे कौन थे? मुकुंदराम चक्रवर्ती। मुकुंदराम चक्रवर्ती थे बंगाल के उस समय के बहुत सर्वश्रेष्ठ कवि। इन्होंने करी थी कवि कंकणनीय चंडी। क्या? इनकी जो रचना है कवि कंकणनीय चंडी इनकी रचना है। इससे आज भी बंगाल में क्या है? बंगाल में से आज भी पता, बंगाल का क्रेप बोला जाता है, ठीक है ना। इनकी ग्रंथ की रचना करी थी इन्होंने, किसने करी थी? मुकुंदराम चक्रवर्ती। और प्रोफेसर थे क्रोवेल। कौन थे? क्रोवेल ने कवि कंकणीय चंडी, क्या? कवि कंकण चंडी जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ को प्रोफेसर क्रॉनवेल ने क्या नाम दिया है? तो बंगाल का क्रेव नाम दिया है। याद रखना, हो सकता है ये पूछ लिया जाए किसको बंगाल का क्रेव कहा जाता है, या किस विद्वान ने इसके बारे में ये शब्द कहे हैं। तो मैंने वो सारी चीजें समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। अब मुगलों के समय में बंगाल के साथ में अब उर्दू का भी विकास हुआ। उर्दू का विकास कौन सा हुआ? उर्दू साहित्य से संबंधित क्या था कि भाई वैसे तो उर्दू साहित्य यानी उर्दू का जो जन्म है वो सल्तनत काल में ही हो चुका था, ठीक है। कब हुआ जन्म? जन्म हुआ था सल्तनत काल में, शुरू में यानी प्रारंभ में, ठीक है। शुरू मतलब प्रारंभ में इसे किसे? इसे जवाने हिंद भी कहा जाता था। याद रखोगे, पेपर में पूछा गया है, जवाने हिंद भी कहा जाता था। अब होता क्या है? अमीर खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो ने उर्दू को, क्या है? अमीर खुसरो ने उर्दू की कविताओं के माध्यम से, ठीक है, अब उर्दू में जो लिखी हुई कविता थी उनके माध्यम से, ठीक है ना, उनके माध्यम से यानी कविताओं के माध्यम से समझने की कोशिश करना कि जवाने हिंद भी कहा जाता था उर्दू को मुगल काल के दौरान। अब क्या है? अमीर खुसरो ने उर्दू के विकास के लिए, विस्तार के लिए, इसका प्रचार बढ़ाने के लिए क्या करा? उर्दू की कविताओं को माध्यम बनाया, ठीक है, यानी कविताओं के माध्यम से, यानी शायरी के माध्यम से, एक तरीके से कविता को शायरी का रूप दे सकते हैं, ठीक है। इस समझाने के स्तर पर यह चीज मैं बोल रहा हूं। तो उर्दू को कविताओं के माध्यम से उसका विकास अमीर खुसरो ने किया। लेकिन मुगल बादशाहों की बात करें तो मुगल बादशाहों में उर्दू का जो विकास सबसे ज्यादा हुआ वो मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के समय, यानी इसका शासन कब था? 1719 से 1748 ईस्वी में मोहम्मद शाह का शासन था। तो मोहम्मद शाह ने सबसे पहले उर्दू को प्राच्य यानी उर्दू को बढ़ावा दिया, प्राच्य दिया, और इसे प्रोत्साहित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए मोहम्मद शाह ने ही दक्षिण का, उस समय एक जबरदस्त कवि थे दक्षिण के, दक्षिण का कवि कौन था? दक्षिण का कवि था वली दक्कनी, ठीक है ना। तो दक्षिण का कवि था वली दक्कनी। वली को अपने पास में बुलाया, क्यों? दक्षिण से उत्तर की तरफ बुलाया कि चलो भाई उर्दू का और ज्यादा विकास करो, ठीक है। किसे दे दिया? वली दक्कनी को। दक्कन में था तो इसलिए दक्कनी नाम पड़ गया। तो वली था वो, वली को बुलाया अपने शासन के दौरान उर्दू के प्रसार के लिए। अब ये उर्दू जो है ना, आने वाले समय में यानी कालांतर में, समय आगे बीतता गया तो कालांतर में उर्दू को किस नाम से जाना गया उसके बारे में जान लेते हैं। तो उर्दू को है ना रेखता, क्या? रेखता भी कहने लगे, यानी रेखता के नाम से भी उर्दू को कालांतर में जाना जाता है। अब क्या है, थोड़ी सी छोटी सी जानकारी कि अकबर ने क्या करा था? आईने अकबरी, अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखी थी, ठीक है।
अंतिम रूप। आईन अकबरी क्या है? अंतिम रूप थी। इसको 3 खंडों में बांटा गया तो अंतिम रूप था। तो इसमें क्या मिलती है? ग्रंथकर्ता, जो ग्रंथ लिखने वाले थे उसमें मिलती है इसकी सूची। ग्रंथकर्ताओं की अगर सूची हमें मिलती है तो वो मिलती है आईन अकबरी अबुल फजल की। सूची मिलती है इसमें, ग्रंथकर्ताओं की सूची। अब इसमें जो प्रमुख कवि थे, बात चल रही है केवल सूची से संबंधित कि भाई आईन अकबरी में क्या चीज है। आईन अकबरी में साहित्य से संबंधित क्या है? तो उसमें विद्वानों की सूची है, विद्वानों की सूची है आईन अकबरी में। कब थी? अबुल फजल ने, ठीक है, अकबर के शासन के दौरान। तो इसमें सबसे प्रमुख चीज क्या है? तो इसी सूची में जो सबसे प्रमुख कवि था, सबसे प्रमुख जो कवि था वो कौन था? सबसे प्रमुख कवि था कश्मीर का मोहम्मद हुसैन। क्या था? मोहम्मद हुसैन था, जिसको अकबर ने जरी कलम की उपाधि दी थी। क्या दी थी? जरी कलम की उपाधि दी थी। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको मुगल कालीन साहित्य से संबंधित, चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो, बंगाली हो, संस्कृत हो या खुद फारसी भाषा के विद्वान हो, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों को मिली होंगी। ठीक है, इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में पूछे जाते हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अगर आपको हमारी सारी वीडियो देखनी है तो आप मेरे लिंक पर जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चनों के बारे में हम आने वाली वीडियो के माध्यम से बनाएंगे। भाई चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।